हाय दोस्तों। तो ग्लैंड फार्मा लिमिटेड ने अपने क्वार्टरली लिस्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो एक बार हम सीधा इनके रिजल्ट चेक करते हैं कि रिजल्ट कैसे आए हैं। तो आप देख सकते हो इनका जो रेवेन्यू है, और रेवेन्यू जो लास्ट ईयर उन्होंने 1582 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जो इस साल घट के 1442 करोड़ हो गया है। यानी करीब करीब 9% की डी ग्रोथ है, मतलब 9% से इनका रेवेन्यू घटा है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यह आप देख सकते हो प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो लास्ट ईयर उन्होंने 192 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो इस साल बढ़ के 204 करोड़ हो गया है। यानी करीब करीब 6% की ग्रोथ इन्होंने दी है। तो देखो, तो प्रॉफिट जो घटा है, ठीक है, प्रॉफिट तो घट सॉरी रेवेन्यू तो घटा है, बट प्रॉफिट क्या है, बढ़ा है। मतलब कंपनी के मार्जिन जो इंप्रूव हुए हैं। अगर हम एक्सपेक्टेशन देखें तो यहाँ मनी कंट्रोल का एक्सपेक्टेशन देख सकते हो। इनके एक्सपेक्टेशन थी इनका प्रॉफिट 195 करोड़ आना चाहिए था, मतलब 1% की ग्रोथ आनी चाहिए थी, बट इनका ग्रोथ 6% का आया है। बट चूंकि यहाँ पे रेवेन्यू बारे में मेंशन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इनके नंबर मिक्सड है। तो कल मार्केट में इनका स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा, उस वजह से हम बोल सकते हैं कि इनके रिजल्ट कैसे आए हैं। अभी तो कहना मुश्किल है, अभी मिक्स्ड रिजल्ट हम बोल सकते हैं। बहरहाल, ये जो कंपनी है, अगर आप देखो तो ये कंपनी काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड में है। आप देखो तो इस स्टॉक ने यहाँ पे अगस्त 2021 में ऑल टाइम हाई बनाया था, करीब 4300 रुपये के आसपास। उसके बाद से आप देखो तो ये स्टॉक करीब 80% डाउन था। अगर आप यहाँ से मेजर करो, 80% ये स्टॉक डाउन था। तो अभी ये कि ये स्टॉक इतना ज़्यादा डाउन क्यों हुआ था, है ना। तो देखिए, पहले तो हम इस कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं, इस कंपनी के एक्चुअली ये कंपनी करती क्या है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये मेनली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए। मतलब ये दूसरी कंपनी के लिए इंजेक्टेबल मेडिसिन बनाती है। तो अभी क्या है कि इसमें दिक्कत क्या है कि एक जो सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि इसके जो प्रोमोटर्स हैं वो चाइनीज़ हैं। मतलब कि जैसे अगर आप यहाँ इन्वेस्टर्स के सेक्शन में जाओगे, तो यहाँ प्रोमोटर्स के नाम पढ़ोगे तो इसमें एक कंपनी का लिखा है फॉसन फार्मा इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर आप इस कंपनी का गूगल करोगे तो आप देखो ये जो कंपनी है एक चाइनीज़ कंपनी है। तो इस वजह से थोड़ा सा एंटी चाइना सेंटिमेंट भी था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं इस कंपनी को बेचना चाहते थे। बेचना इन द सेंस कि ये लोग नहीं चलाना चाहते इस कंपनी को। तो आप देखो तो यहाँ पर प्रोमोटर की जो होल्डिंग है, मार्च 2024 तक 58% की होल्डिंग थी, जो अभी घट के 52% हो गई है। तो ये न्यूज़ मार्केट में पहले से ही आउट थी कि इस कंपनी के प्रोमोटर इस कंपनी को बेचना चाहते हैं। तो देखिए, वही बात है कि जब अगर लोगों को ये पता चल जाए कि आप अपनी ज़मीन बेचना चाहते हो, ठीक है, तो उसकी प्राइस गिर जाती है। ठीक है, मतलब खरीदने वालों को पता है भाई इसकी मजबूरी है, ये बेचना चाहता है, तो हम सस्ते में खरीदेंगे। तो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि प्रमोटर बेचना चाहते थे। आप देखो तो प्रमोटर ने काफ़ी यहाँ 58% स्टेक घट के 52 हो गया, मतलब करीब 6% उन्होंने माल बेचा है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो खरीदने वाले हैं वो डी ने खरीदा है। आप डी देखो तो पहले कभी इनकी 22-23% होल्डिंग होती थी, आज के टाइम में करीब 35% के आसपास होल्डिंग है, और पब्लिक की होल्डिंग घटी है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन दिक्कत है वो इनके पिछले 2-3 सालों से कंपनी के सेल्स थोड़े से कम हुए हैं। जैसे अगर आप देखो तो इनके जो सेल्स थे यहाँ पे मई 2020 में इनके 2600 करोड़ की सेल्स थे, जो बढ़ के 3400 करोड़ हुए, फिर 44। फिर यहाँ पे देखो तो काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ था मार्च 2023 में। मतलब 2022 से जो 23 का टाइम था, इस दौरान काफ़ी ज़्यादा इनकी सेल्स घटी थी और प्रॉफिट भी घटे थे। उसका रीज़न क्या था, मेनली कि इनकी एक फैक्ट्री थी जिसको उन्होंने कुछ टाइम तक बंद कर रखा था, क्योंकि उन्हें अपने एक्सपेंशन बढ़ाने थे। तो एक्सपेंशन बढ़ाना था जो पुरानी फैक्ट्री थी। जैसे कि मान लीजिए कि क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उनके अंदर कुछ मशीनें पहले से लगी हुई हैं और उस पर काम चल रहा है, बट आपको नई चीज़ें लगानी है तो पुरानी को तोड़ना पड़ता है, ठीक है, या उसको कुछ टाइम बंद करके आप नए वाले सेटअप करते हो, तो उसमें टाइम चला जाता है। और इस दौरान क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन बंद हो जाता है, बट आपके जो इम्प्लॉयज़ हैं आपको उनको सही देनी पड़ती है, आप उनको सारा फैसिलिटी देना पड़ता है, ठीक, आपको नए वर्कर्स हायर करने पड़ते हैं उस कंस्ट्रक्शन के काम को पूरा करने के लिए। तो इस दौरान कंपनी की सेल्स काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। तो कंपनी की सेल्स गिरी थी, और बट कंपनी का जैसे ना एक्सपेंस तो उतना ही रहेगा, इससे कंपनी की सेल्स भी गिरी और प्रॉफिट भी गिरा। तो आप देखो यहाँ पे, तो इस वजह से आपको दिख पा रहा है कि यहाँ पे सेल्स आपको गिरती हुई नजर आ रही है। 4400 से 3600 करोड़ हो गया था, और प्रॉफिट भी जान लीजिए तो 1200 करोड़ से 800 करोड़ हो गया था। बट उसके बाद कंपनी देखिए उन्होंने अपना सेल्स को रीगेन कर लिया। तो सेल्स यहाँ से वापस बढ़ गई है, और अभी थोड़ी सी और बढ़ी है, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा बढ़ा है। मतलब ऐसा ऐसा गिरी नहीं है सेल्स, बट प्रॉफिट ज़्यादा घट गया है। प्रॉफिट देखो तो जब कंपनी 4400 करोड़ का सेल्स करती थी उस टाइम प्रॉफिट 1200 करोड़ होता था, बट आज 500 करोड़ का सेल्स करी और प्रॉफिट 772 करोड़ का ही हो रहा है। मतलब प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा ड्रेस्टिकली घटा है। तो उसका मेन रीजन कंपनी ओपीएम घटना, ठीक है। ओपीएम देखो पहले इस कंपनी ओपीएम 36-38% होता था, ठीक है, बट अभी ओपीएम जो है करीब 22% का हो गया है। तो ओपीएम जो कंपनी के घटे हैं। तो क्या कंपनी में कोई फंडामेंटल दिक्कत है?
नहीं, कंपनी के अंदर एफएस तो दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो था ये कोविड का टाइम था, ठीक है। तो कोविड के टाइम पे क्या था, जो फार्मा की कंपनी थी उनका ओपीएम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ गया था। मतलब जैसे मान लो कि कोई कंपनी एक बार उसको एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, मतलब कोई कंपनी जो 10 करोड़ कमाती थी उसको सडनली 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, और नेक्स्ट ईयर उसने 20 करोड़ कमाया। तो आप बोलोगे यार कि कंपनी 100 करोड़ से घट के 20 करोड़ हो गया प्रॉफिट। बट आप ये देखो कि वो कंपनी पहले 10 करोड़ कमाती थी और अब फिर 20 करोड़ पे आ गई है। तो कई बार क्या होता है, जैसे कोविड के टाइम पे फार्मा कंपनी के प्रॉफिट एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बढ़ गए थे, तो हमें उस पीरियड को इग्नोर करना चाहिए। अदरवाइज ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट पे चेक करो तो कंपनी का रिजर्व दबा के रिजर्व पड़े हुए हैं कंपनी के पास, ठीक है। आप देखो तो कंपनी के पास आज से 2-3 साल पहले 6,000 करोड़ का रिजर्व था, आज इधर बढ़ के 8,700 करोड़ का रिजर्व हो गया। और कंपनी बोरिंग्स लगभग ना के बराबर 327 करोड़ का कंपनी का कर्जा है, जो कि लगभग बहुत कम है। प्लस कंपनी ने एक्सपेंशन काफ़ी दबा के किए हैं। मार्च 2022 में आप देखो तो इधर इनके पास फिक्स्ड एसेट जो थे 1,500 करोड़ के थे, जो आज बढ़ के 4,000 करोड़ के हो गए हैं। और कंपनी 277 करोड़ का एक्सपेंशन अभी और कर रही है। तो ये जो कंपनी है, कंपनी के बैलेंस शीट तो हेल्दी है काफ़ी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कंपनी की 80% गिर चुकी है। तो ऑब्वियसली 80% गिरने के बाद जो मेन रीजन था वो मैंने आपको तक प्रमोटर का था, प्रमोटर का दिक्कत था। अदरवाइज कंपनी काफ़ी मतलब बेहतरीन कंपनी है, ऐसा कोई कंपनी के अंदर दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप देखो तो यहाँ पे एक ये जो कंपनी थी यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड के अंदर थी। अगर आप यहाँ देखो तो ऑब्वियसली ये जो टाइम होता है ये इन्वेस्ट करने वाला टाइम नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे तो इस कंपनी के जो टॉप थे लगातार नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। ये चीज़ दिखाता है कंपनी के अंदर वीकनेस है। मतलब जैसे ही शेयर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है लोग ऊपर से सेलिंग करना शुरू करते हैं, तो फिर नीचे आ जाता है। फिर बायर्स कुछ खरीदते हैं बट सेल फिर सेल करना शुरू करते तो प्राइस फिर नीचे आ जाता है। तो फिर यहाँ पे जो था ये ट्रेंड नेगेटिव ट्रेंड था, तो इस टाइम नहीं खरीदा जाता किसी भी स्टॉक को। स्टॉक को खरीदने की जरूरत ये होता है कि जब कंपनी एक बार नीचे आती है फिर साइड में कंसल्टेशन दिखाती है। जैसे आप देखो तो ये जो दिक्कत है यहाँ पे, ये जो जोन है ये खरीदने का जोन है, ठीक है। अभी ये जो है आप दो तो यहाँ से ब्रेकआउट देकर थोड़ा सा ऊपर निकल गई है। और अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि कल मार्केट रिजल्ट कैसे आते हैं। और कल मार्केट को इनके रिजल्ट अच्छे लगेंगे तो हो सकता है ये कंपनी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए, ठीक है, और फिर थोड़ा सा कंसल्टेशन करे, ठीक है, या फिर इसको ब्रेकडाउन देकर नीचे आ जाए। तो अगर ये ब्रेकडाउन देकर नीचे आ जाए तो ये जो जोन है ये ज़्यादा बेटर है। अगर आप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको खुश नहीं होना चाहिए कि कंपनी ऊपर चली गई। आपको खुश तब होना चाहिए कंपनी प्राइस नीचे आए, ताकि आप उसके अंदर पैसा ज़्यादा लगा पाओ। तो बहरहाल आप दो तो ये बीच में कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद इसने इस ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट लेकर के ये कंपनी ऊपर जा रही थी। बट यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया, पिछले क्वार्टर में रिजल्ट खराब थे, उसके बाद यहाँ से नीचे आई, ठीक है। और नीचे आने के बाद ये जो पिछला जो सपोर्ट था वो वही यहाँ पे आप दो तो रेसिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो ये वापस अब इसी को रेसिस्टेंस ले लिया इसने, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ रेसिस्टेंस मिला, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ रेसिस्टेंस मिला, और यहाँ से सेलिंग आ गई है। तो अब देखते हैं यहाँ से क्या हो सकता है। अगर ब्रेकडाउन हुआ तो ये जोन अच्छा होगा खरीदने के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेट करने के लिए। ये जो जोन है 1400 से लेके 1,000 रुपये के बीच में। बाकी अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे दे, ठीक, मतलब रिजल्ट लेट से बहुत अच्छे आ गए कंपनी के तो भी, और यहाँ पे कंसल्टेशन करिए 1-2 महीना, तो आप इस जोन में भी खरीद सकते हो। मतलब ऑब्वियसली आपको अपनी स्टडी करनी चाहिए, मतलब रिकमेंडेशन नहीं है, इट जस्ट स्टडी पर्पज के लिए। और देखिए कंपनी का हम ऐसे बात करें कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, तो कंपनी देखिए मेन चीज़ है कि कंपनी पास R&D काफ़ी अच्छी R&D है, ठीक है। बाकी इसका ग्लोबल प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है, USA में, यूरोप में, यहाँ पे भी अपने मार्केट को बिजनेस करती है इनका। और इनके पास जो USA का जो US FDA और यूरोपियन रेगुलेटरी बॉडी है उनका अप्रूवल है। मतलब अमेरिका में अगर आपको दवा बेचनी है तो वहाँ पे आपको रेगुलेशंस लाइसेंस चाहिए होता है, जो इनके पास में है। तो मतलब काफ़ी अच्छी कंपनी है, ऐसा कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। जो 2-4 दिक्कत वही है कि मतलब चाइना का प्रमोटर है, प्लस चाइनीज डिपेंडेंसी इनके जो API जो होती है जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, उसके लिए कंपनी को चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में कुछ चेंजेस हों तो वहाँ पे एक रिस्क का फैक्टर रहता है ना। बाकी फार्मा के अंदर रेगुलेशन तो है ही है कि मतलब कभी गवर्नमेंट ने कोई दवा को बैन कर दिया तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। और एक कंपटीशन वाला फैक्टर है, बट कंपटीशन देखिए हर सेक्टर में है। मतलब जैसे फाइजर है, डॉक्टर रेड्डी है, सन फार्मा है, बट कंपटीशन तो हर जगह है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी फ्यूचर ग्रोथ तो कंपनी के लिए है ही। देखिए मतलब जैसे जैसे लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, ठीक है, लोगों को आगे चल के डायबिटीज़, शुगर, है ना, तमाम टाइप की बीमारियाँ होने वाली हैं। अभी अच्छी बात तो नहीं है, बट एक फार्मा कंपनी है फिर अच्छी बात है। मतलब घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या। तो फिर अगर लोगों को बीमारियाँ होंगी, लाइफ स्टाइल चेंजेस होंगे, तो फार्मा इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एक अच्छा चीज़ें करेगी। और ये कंपनी R&D में भी इसने काफ़ी इन्वेस्ट किया है। अगर आप इन्हें कॉल पढ़ोगे तो आप देखोगे इसके अंदर। अपने सामने एक्सपेंशन तो देख लिया कि कंपनी ने काफ़ी सारे एक्सपेंशन किए हैं।
तो देखिए आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और फार्मा सेक्टर में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि कंपनी काफ़ी पिट चुकी है, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो देखिए इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब कई बार इसके अंदर सर्किट लगते हैं, 20% ये स्टॉक गिरता है, तो वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप रिस्क ट्रेडिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा रिस्की है। और फंडामेंटल और एक्सपेंशन प्लास इसके जो प्लान्स हैं, एक्सपेंशन प्लान अगर वो एग्जीक्यूट होते हैं तो ये 2-3 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये मतलब इस कंपनी की एनालिसिस रही, होप आपको अच्छा लगा हो। और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।